everyone, welcome to Simply Explained. Today's topic that we are going to cover is peasant movements. What exactly are peasant movements? Peasant movements are those social movements whose main aim is to fight for the rights of peasants. Those movements, ऐसे सोशल मूवमेंट जहाँ पे उनका मेन एम या मेन वर्क क्या होता है कि वो पेजेंट्स के राइट यानी कि फार्मर्स के राइट्स के लिए लड़ें, वो होते हैं पेजेंट मूवमेंट्स. अभी फार्मर्स बिल जब पास हुआ था उसके बाद जो मोर्चे लगे थे, ऑल ऑफ दैट वाज पेजेंट मूवमेंट. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्हाट एग्जैक्टली इज पेजेंट मूवमेंट्स? एफर्ट्स मेड बाय एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो एफर्ट्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स लगाते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस बाय money lenders, zamindars, intermediaries, government officials, etc. So the injustices done by the money launderers, zamindars, intermediaries, government officials, and fighting against those injustices by agricultural laborers is called peasant movements. So in easy words, when agricultural laborers fight for their rights, fight against the injustices that are done to them, and done to them by whom? By money lenders, by zamindars, by intermediaries, by government officials. This is known as peasant movement. Okay, there I think there were around 75 peasant movements, if I am not wrong. Please recheck, in India. And the reason behind these peasant movements in India were taxation policy of Britishers. Sometimes there was drought or flood, तो जो crop है वो खराब हो जाती थी, तो the peasants were not given any support from the money lenders, nothing. Okay, forcible cultivation of crops like indigo. Britishers used to force people to force the farmers to cultivate indigo, even if the land was fertile for it or not. Exploitation by the British government officials and money lenders, ये तो हम इसके लिए लड़ाई कर ही रहे हैं. Ineffective policies of British government, when British government failed to produce good policies that could help the farmers, they got frustration aggression की theory है ना. When you are frustrated by the government officials not doing the work, you tend to do it on your own in the form of aggression. Anyways, okay. Impact of green revolution, lack of awareness among peasants. So these are the few reasons why peasant movement in India came into being. Or now let's begin with the indigo movement. इंडिगो मूवमेंट, अब इंडिगो मूवमेंट क्या था? एक ये ऐसा मूवमेंट था जो इंडिगो प्लांटर्स ने स्टार्ट किया और 1860 में स्टार्ट किया. कहाँ स्टार्ट किया? राजस्थान, ढाका और नियर बाय प्लेसेस में. तो बेसिकली क्या हुआ, जो यहाँ के फार्मर्स थे, जो यहाँ के पेजेंट्स थे, उनको फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए बोल रहे थे. ठीक है, जिससे जो लैंड है वो कैसा हो रहा था? बैरन हो रहा था और अनकल्टिवेटेबल हो रहा था, अनफर्टिलाइज्ड हो रहा था. इस वजह से जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई थी. अब उनको बोला कि आपकी जो ज़मीन है उस पर आप इंडिगो उगाओ, बट इंडिगो की वजह से क्या हो रहा था? लैंड जो है वो ख़राब हो रहा था, बंजर हो रहा था. तो इस पर्पज़ से तो इस पर्पज़ के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? उन्होंने एक आर्मी डिप्लॉयड करी जिनका नाम था लठियल्स. ठीक है, इन्होंने क्या करा? ये ना वायलेंस या फिर इंजरी या अट्रॉसिटीज़, कुछ भी बोल सकते हो आप. तो लठियल्स आर्मी क्या करती थी? ये काफ़ी तरीकों की वायलेंस या अट्रॉसिटीज़ इंडियन पेजेंट्स पे इन्फ्लिक्ट करती थी और उनको इंसिस्ट करती थी कि वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंडियन पेजेंट्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया. अब रिवोल्ट में क्या हुआ? दो लोग निकल कर आए, दिगंबर विश्वास
I don't know if you have heard his name or not, but he is very famous. And Vishnu Vishwas came. ठीक है, तो अब ये दो लोग आए जो कि प्रोमिनेंट लीडर्स बने इंडिगो मूवमेंट के, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, और इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट करा। और ये कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करा? गोविंदपुर से। ठीक है, गोविंदपुर से इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ को रिमूव करने के लिए। और इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक कमीशन भी बिठाई और उसको बोला गया इंडिगो कमीशन। और ये किस किस रीज़न से क्या कहते हैं बिठाई गई थी इंडिगो कमीशन? ये इंडिगो कमीशन इन मैटर्स के लिए, लेट मी राइट इंडिगो कमीशन अदरवाइज। अब इंडिगो कमीशन किस लिए बिठाई गई थी? इसलिए बिठाई गई थी जिससे कि वो ये जान सके या ये रेकमेंड कर सकें कि फोर्सिएबल कल्टीवेशन पे बैन लगा दें। मतलब आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए, तो आप बैन लगा दोगे फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो का। सो व्हाट हैपेंड इन इंडिगो मूवमेंट? इन 1860 इंडिगो प्लांटर्स revolted, or indigo planters started this movement from Rajasthan, Dhaka and nearby states. Why did they start this movement? Because they were forced to produce indigo, which made their land uncultivable or unfertilized. And because of this, the British army, they appointed some they deputed an army which was known as Lathials, and they inflicted violence and atrocities upon the peasants who did not cultivate or failed to cultivate enough amount of indigo. To overcome this atrocity, there came indigo movement or indigo revolt, which was led by two prominent leaders, Digambar Vishwas and Vishnu Vishwas, started from Govindpuri and they set up an indigo commission which put a ban on forceful cultivation of indigo. Hope you understand what indigo movement is. Let's come on to the second movement, that is Deccan riots. So Deccan riots started in Pune, Maharashtra. तो बेसिकली ये क्या था, ये मनी लेंडर्स ने जो भी अत्याचार जो भी पेजेंट्स के साथ करे थे उनके अगेंस्ट दिस रिवोल्ट वॉज। ठीक है, तो इनका मेन प्रोमिनेंट लीडर जो था वो था गोविंद महाराणा डे। ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ डेक्कन राइट्स। अब इसने क्या करा, अब हुआ क्या बेसिकली 1874 की बात है। 1874 में क्या हुआ, कॉटन के जो प्राइसेस थे वो गिर गए। अब इसकी वजह से पेजेंट्स को भी लॉस हो गया, उनके वो बिके नहीं, कॉटन के प्राइसेस गिर गए, तो जो उनका प्रोड्यूस सेल हुआ वो कम प्राइस पे सेल हुआ और उनको काफ़ी लॉसेस हुए। अब उनके लॉस से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो उनको देना ही था उस पर कोई रिबेट नहीं था, कोई रेमिशन नहीं था। तो लोकल मनी लेंडर्स ने क्या करा, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन पे और अट्रॉसिटीज़ इन्फ्लिक्ट करी। कैसे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ठीक है, लोकल मनी लेंडर्स ने, उन्होंने उनको पैसे तो दिए लेकिन उनका इंटरेस्ट बढ़ा दिया खूब। फिर 1876 में क्या हुआ, एक मनी लेंडर था जिसका नाम था कलमोराम। अब उसने क्या करा, कलमोराम ने उसको ना एक डिक्री मिली थी, उसने एक डिक्री ले ली कि बाबा साहेब देशमुख जो है पेजेंट है उसको निकाल दो लैंड में से। ठीक है, इविक्ट बाबा साहेब देशमुख। ठीक है, तो उसने क्या, उसको ये डिक्री मिली कि वो बाबा साहेब देशमुख, ये कौन थे बाबा साहेब देशमुख? एक पेजेंट थे। ठीक है, उनको आप इविक्ट करते हो। उसके बाद काफ़ी सारे इंडियन पेजेंट्स जो हैं उनको इविक्ट कर दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया, जब वो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहे थे।
तो तब उनको क्या करा, उनको उनके घरों से निकाल दिया। ठीक है, इस इवेंट के बाद क्या हुआ, जब उनको उनके घरों से निकाल दिया, घर से निकाल दिया ऐसे मान लो, इस इवेंट के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे जो पेजेंट्स थे महाराष्ट्र में, उनके अंदर ऐसे खून खौला कि यार ये क्यों कर दिया उन्होंने। इस रीज़न की वजह से, मेनली फॉर दिस रीज़न दैट पेजेंट्स वर बीइंग एविक्टेड फ्रॉम देयर हाउसेस, उस रीज़न की वजह से डेक्कन राइट्स स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक कमीशन सेटअप हुई, डेक्कन राइट्स कमीशन, जो कि क्या कहते हैं, और एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट 1879 पास किया गया उस डेक्कन राइट्स कमेटी में। वेट, ठीक है, आई राइट हियर, डेक्कन राइट्स कमेटी सेटअप हुई, और इस कमेटी में क्या हुआ, इस कमेटी में एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट 1879 पास हुआ देश। और इन्होंने ये भी बोला उसमें, इस एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट में क्या था कि कोई भी इम्प्रिजनमेंट या फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा उन पेजेंट्स पर जो कि अपना डेट पे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो डेक्कन राइट्स सिर्फ इतना सही है, पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, किसके अगेंस्ट था, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट था। इसका मेन जो लीडर था वो था गोविंद महारानाडे। 1874 में कॉटन के राइजेस बहुत रैपिडली नीचे गिर गए, जिसकी वजह से पेजेंट्स को लॉसेस होने लग गए। अब उस लॉस की वजह से पेजेंट को पैसे तो चाहिए, पैसे तो नहीं मिले, उस लॉस को कवर करने के लिए उन्होंने क्या करा, मनी लेंडर्स से पैसे लिए। अब मनी लेंडर्स जो थे वो उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उनके ऊपर अट्रॉसिटीज़ इन्फ्लिक्ट करी। किस फॉर्म में, उनको पैसे दिए लेकिन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, उसके बाद 1874 में ये हुआ। उसके 2 साल बाद 1876 में क्या हुआ, एक कलमोराम नाम का मनी लेंडर था जिसने बाबा साहेब देशमुख, जब बाबा साहेब देशमुख अपना डेट पे नहीं कर पाए तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, उसके लैंड से निकाल दिया। एक इविक्शन की डिक्री उनके पास आ गई। ठीक है, उसके बाद जब ये बाबा साहेब देशमुख का इंसिडेंट्स हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे इंडियन पेजेंट्स को घर से निकाल दिया गया, जिसकी जो लोग अपना अपना डेट नहीं पे कर पा रहे थे। इसकी वजह से एक ऐसी फीलिंग डेवलप हुई कि हमको मूवमेंट का, हम वी विल फाइट अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन। तो उन्होंने डेक्कन राइट्स एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, डेक्कन राइट मूवमेंट, जिसकी वजह से डेक्कन राइट्स कमेटी इस्टेब्लिश हुई, जिसमें कि उन्होंने एक एक्ट पास किया, एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट 1879 में, जिसमें ये एक्ट में उसने ये बोला कि नो पेजेंट शैल बी इम्प्रिजन्ड और फाइंड अपॉन द डिले इन और अपॉन पेजेंट्स हु आर अनेबल टू पे द डेट्स। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी पेजेंट्स हैं जो अपना पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनको आप ना ही जेल में डालेंगे, ना ही उनसे कोई फाइन लेंगे। दिस इज ऑल व्हाट डेक्कन राइट्स इज। सो द थर्ड मूवमेंट इज खेड़ा मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय MK गांधी, तो गुजरात में हुआ था। तो अब इस मूवमेंट में क्या हुआ, बेसिकली गुजरात में स्टार्ट हुआ, ये महात्मा गांधी ने हेड किया था। अब 1918 में क्या हुआ, एक ड्रॉट हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो 25% से कम चला गया। अब उस टाइम पे ये लेजिस्लेशन था कि अगर प्रोडक्शन 25% से कम होगा तो लैंड रेवेन्यू में रिबेट मिलेगा। ठीक है, रिबेट इन लैंड रेवेन्यू, तो फार्मर्स हैं उनको क्या मिलेगा, थोड़ा सा कंसेशन टाइप मिलेगा लैंड रेवेन्यू अमाउंट पे। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं वो, क्योंकि अब ड्रॉट हो गया था, प्रोडक्शन 25% से कम हो गया था, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिबेट नहीं दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, एक सत्याग्रह टाइप का स्ट्रगल अराइज हुआ। ठीक है, एक सत्याग्रह टाइप का स्ट्रगल अराइज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कमेटी निकल के आई, जूडिक ब्राउन कमेटी। अभी इस कमेटी का मेन काम क्या था, देखो हर उसमें कमेटी सेटअप हुई है जिसने उस पर्टिकुलर मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए या उस पर्टिकुलर मूवमेंट का सल्यूशन दिया है। तो इस पर्टिकुलर कमेटी ने भी एक रिपोर्ट पास करी
जिसमें उसने ये बोला, गवर्नमेंट को ये बोला कि लैंड रेवेन्यू के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो रेमिशन उनको मिलना चाहिए, जो रिबेट उनको मिलनी चाहिए, वो आप एक्सेप्ट कर लो। तो फोर्थ मूवमेंट इज बारडोली सत्याग्रह। अब बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था, बारडोली में हुआ था, और 1928 में अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ था। तो इसका मेन रीज़न क्यों ये मतलब मूवमेंट हुआ, तो हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लैंड रेवेन्यू है उसको 11% से 15% इंक्रीज़ कर दिया। अब पेजेंट्स उस टाइम पे तो इतनी कंडीशन में नहीं थे कि वो इतना सारा एकदम से अफोर्ड कर पाएँ। तो उन्होंने जो पेजेंट्स थे वो क्या करते थे, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाए, इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो इतना सारा अमाउंट दे पाएँ। तो उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट करा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, उनको बंद करें। इस रेवोल्यूशन के बाद, ये जब रिवोल्ट करा, उसके बाद एक कमीशन आई, ब्रॉम्सफील्ड कमीशन, ठीक है, जो ये सेटअप हुआ, जिन्होंने इंक्वायरी करी इस इशू के अंदर, और जो ये लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो गया था, इसको विड्रॉ कर लिया, विदड्रॉल ऑफ enhanced land revenue. Okay, so basically what happened, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में रिवोल्ट मतलब ये लीड किया था। तो 1920 हाँ, तो इस क्यों लीड किया था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो था 11% से 15% कर दिया था। जो लोग थे या जो पेजेंट्स थे वो इतनी कंडीशन में नहीं थे कि 15% अफोर्ड कर पाएँ, तो उन्होंने रिवोल्ट करा। तो उसके परिणाम में या उसके रिज़ल्ट में एक ब्रॉम्सफील्ड कमीशन आया, जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप जो अपनी ये उन्होंने इंक्वायरी करी और अपनी रिपोर्ट पास करी, और उन्होंने बोला कि जो आपने इन्हांस्ड लैंड रेवेन्यू करा है उसको आप यू जस्ट टेक इट बैक, विड्रॉ कर लो। आवर लास्ट मूवमेंट इज़ तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट बिटवीन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। जो लेबरर्स और पेजेंट्स थे निज़ाम के अंदर, उनको मनी लेंडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट तो करते थे, उसके साथ साथ कोई भी टैक्स रिमिशन नहीं था। उसके साथ साथ जो उनको वेजेस मिलती थी वो इतनी सफिशेंट नहीं थी, इनसफिशिएंट वेजेस, कि वो अपना घर खर्च चला सकें। और निज़ाम क्या करता था, उनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम काम निकलवाता था, और उनको पैसे एकदम मिनिमम से भी लो देता था, इनअप्रोप्रिएट वेज देता था एकदम। अब ये वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट ने क्या करा, एक ऐसी फीलिंग या एक ऐसी क्या कहते हैं पेजेंट्स के अंदर, वो पेजेंट्स के अंदर एक लाइट जलाई, और उनको बोला कि हमको रिवोल्ट करना चाहिए, वी शुड नॉट सिट बैक, वी शुड रिवोल्ट अगेंस्ट देम। एक सबके अंदर ही ये था कि यार हमको पैसे नहीं देते, हमसे इतना काम करवाते हैं, हमको पैसे नहीं देते। ये जो चीज़ है, ये जो फीलिंग थी, दिस फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट, दिस वाज कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको बहुत अट्रैक्ट करी। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई इस डिसकंटेंटमेंट से, डिसकंटेंटमेंट अमंग वर्कर्स या लेबरर्स व्हाटएवर, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने पेजेंट्स को सपोर्ट करा। क्यों सपोर्ट करा? क्योंकि उनको ये दिखा कि उन पेजेंट्स में डिसकंटेंटमेंट हो रहा है, या पेजेंट सेटिस्फाइड नहीं है उनके काम से, और उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो अब वो उसको रिवोल्ट करना है भाई, वो ये ऑपरेशन सहन नहीं कर सकते। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या करा, उनकी हेल्प करी। 1945 में क्या हुआ, लेकिन 1945 में निज़ाम ने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी पे लगा दिया बैन, नो मोर कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो भी पॉलिसीज़ वगैरह करी हैं उन पे भी बैन लगा दिया। और उसने बोला, और ये कम्युनिस्ट पार्टी करने के बाद उसने क्या बोला, उसने बोला हैदराबाद को एक सेपरेट स्टेट बना दो, सेपरेट स्टेट। जो कि कांग्रेस ने क्या करा,
ऑफ कोर्स अपोज करा ही, क्योंकि दैट टाइम कांग्रेस वाज इन पावर। फिर जो स्टेट कांग्रेस थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन पेजेंट्स को, जो तेलंगाना मूवमेंट के पेजेंट्स हैं, इनको बोला कि यू प्लीज़ जॉइन योर हैंड्स विद इंडियन यूनियन ऑफ पेजेंट्स। उनको एक हेल्पलाइन टाइप दी इंडियन यूनियन ऑफ पेजेंट्स, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 1947 में हैदराबाद पे भी इंडिया का फ्लैग था और निज़ाम ने गवर्नमेंट के अंडर सरेंडर कर दिया। सो तेलंगाना मूवमेंट में क्या हुआ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वर्सेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनको काम पैसे नहीं देते थे, इनसफिशिएंट वेजेस देते थे, टैक्स में भी कोई रेमिशन नहीं था, ठीक है, और इतना सारा काम करवाते थे लेकिन वेजेस एकदम मिनिमम वेज, लेबरर का भी वेज नहीं मिलता था उनको। इसकी वजह से सभी लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना जगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अट्रैक्टिव, उन्होंने बोला हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने काफ़ी टाइम तक सपोर्ट भी करा, लेकिन 1945 में क्या हुआ, निज़ाम ने कम्युनिस्ट पार्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और बोला कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको बैन करो। और उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला मुझे हैदराबाद एक सेपरेट स्टेट चाहिए, मुझे एक सेपरेट स्टेट बनाना है, जो कि कांग्रेस ने उसका अपोजिशन करा, विच वॉज अपोज्ड बाय कांग्रेस। एंड जो स्टेट कांग्रेस थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करा, उनको मोटिवेट करा कि वो इंडियन यूनियन ऑफ पेजेंट्स के साथ ज्वाइन हो और क्या कहते हैं, अपना जो लड़ाई है वो इंडियन यूनियन ऑफ पेजेंट्स के साथ मिलकर लड़ें। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 1947 में इंडिया का फ्लैग जो है हैदराबाद पे होइस्ट हो जाता है और निज़ाम सरेंडर कर देता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड लाइक यू गाइज टू टेल मी, what can you suggest, what measures can you suggest to reduce peasant movement in India? Now you all know what peasant movement is, what were the reasons behind the peasant movements. Now you have to tell me कि ये जो आपने 5 स्टोरीज सुने, इस स्टोरीज के बेसिस पे आप भी बताओ कि ऐसे क्या क्या मेजर्स हम दे सकते हैं पेजेंट्स को या गवर्नमेंट को या फिर यू नो लोकल मीडिया को, कुछ भी, किसी को भी, whoever you want, किसको आप मेजर्स बताना चाहोगे, what measures will you suggest जिससे कि पेजेंट मूवमेंट में रिडक्शन हो। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई नो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये, बट आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू enjoyed the video and understood the topic. See you soon in the next video. If you have any doubts, please leave your comments or you can also email me on the email provided below. Please like, comment and subscribe to my channel. Thank you.